सबसे पहले तो मैं यही है कि संविधान जब बना, भारत की आज़ादी की लड़ाई खत्म हो रही थी और आज़ादी मिलने की तरफ थे, तो उस वक्त एक संविधान सभा बनाई गई जिसमें भारत के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगहों से लोगों को लिया गया और एक संविधान सभा बनाई गई जिसको संविधान बनाने का काम दिया गया। और उन्होंने उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी और अलग अलग कमेटी बनाई गई। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बाबा साहब आम्बेडकर थे और इस संविधान को बनाने का काम किया गया। अभी एक तो ये मैं थोड़ा सा बेसिक पे जाना चाहता हूँ कि ये संविधान की जरूरत क्यों पड़ी और क्या क्या क्यों जरूरी था कि भारत का संविधान, और भारत का संविधान आज दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। और और ये 75 साल तक आज भी ये संविधान अस्तित्व में है, जबकि बहुत सारे दुनिया के देशों ने अपने संविधान बनाए और उनकी एवरेज लाइफ 19 से 20 साल रही है। और 19-20 साल में वो संविधान खत्म हो गए। आप पड़ोसी देश में भी देख सकते हो, आसपास, और पूरी दुनिया में भी देख सकते हो। तो ये एक अचीवमेंट मैं आज कहूँगा कि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और भारत का संविधान आज भी मौजूद है और हम उसके अनुसार चल रहे हैं। लेकिन ये जब हम सत्ता ट्रांसफर हो रही थी अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में, जब सत्ता ये आ रही थी, तो इस सत्ता को जो है एक तो हमें सत्ता की क्या जरूरत है। गांधी जी ने भी कहा कि सिर्फ अंग्रेजों से सत्ता भारतीयों के पास आ गए। हाँ, जब देश ऑलरेडी आप शायद की म्यूट हो गए हैं। आजादी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों से सत्ता भारतीयों के हाथ में आ रही थी, तो क्या यही उद्देश्य था कि हमें सत्ता इसलिए चाहिए कि अंग्रेजों से हमारे पास जाइए, या कोई और उद्देश्य था? तो उद्देश्य ये बहुत साफ था कि जो अंग्रेज सत्ता थी वो ठीक से काम नहीं कर रही थी और हमें अपना स्वराज्य खुद चाहिए था। और हम ने बनाया ये संविधान। तो संविधान में बेसिक बेसिक जो सबसे बड़ी बात किसी भी संविधान की होती है, और भारत के संविधान की, कि जो सत्ता है, सत्ता इस तरह से सत्ताधारियों को न दे दें कि वो जनता पर कंट्रोल करने लगे। तो सत्ता धारियों को या जो भी सत्ता में आएगा उसको देश चलाने की जवाबदारी तो दी जाएगी, लेकिन वो देश चलाते हुए उस पर पूरा नियंत्रण जनता का हो, इस तरह से एक मैकेनिज्म बनाया जाए। तो उसी मैकेनिज्म को संविधान का रूप दिया गया कि अगर आपको सत्ता, आप पार्लियामेंट होगी, एग्जीक्यूटिव हो गए, उसके बाद प्रधानमंत्री होगा, देश में संसद चुनी जाएगी, ये सारी बातें तो रखी गई, लेकिन वो किस तरह से काम करेगी, अगर संसद चुनी जाएगी तो कैसे चुनी जाएगी, किस तरह से काम करेगी, किन पैरामीटर के अंदर काम करेगी, किन उद्देश्यों के लिए काम करेगी, देश को किस दिशा में लेके जाएगी, और उस पूरे प्रक्रिया को चेक बैलेंस कैसे रहेगा। क्या सत्ता डिक्टेटरशिप बन जाएगी? क्या अगर डिक्टेटरशिप की तरफ अगर वो सत्ता जाने लगे तो उसको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म क्या है? अगर पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल से बाहर चली जाएगी और वो कोई भी निर्णय ले लेगी तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो ये सब चेक एंड बैलेंस बनाकर सत्ता जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है उसी उद्देश्य के लिए सत्ताधारी काम करे और वो जनता को जवाबदार हो, इस तरह का एक मैकेनिज्म बनाना ये एक था। और कोई भी संविधान का होता है कि संविधान इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो सत्ता को निरंकुश नहीं होने देता है, सत्ता को एक नियंत्रण में रखता है और एक भूमिका के अनुसार ही उसको चलने की आज्ञा देता है। तो ये एक पूरा स्वरूप उस तरह से बनाया गया, और एक चेक बैलेंस के जितने भी आर्म्स हैं सरकार के या जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो सब इंडिपेंडेंट काम करेगी और एक दूसरे के कामों पर नजर रखेगी, और कोई भी अगर अपने काम से आगे जाता है तो उसको कंट्रोल करने का काम दूसरे मैकेनिज्म करेंगे। जैसे कि अगर सत्ताधारी है, अगर सत्ताधारी वो
अपने संवैधानिक अधिकारों से आगे बढ़कर वो काम करने लगे, और अगर वो डेमोक्रेसी की जगह वो डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ने लगे, तो उसको नियंत्रण करने के लिए जुडिशरी रखी गई है। जुडिशरी का काम है कि सत्ताधारी जो है वो संविधान के हिसाब से ही सत्ता चलाए, न कि वो सत्ता जो है वो अपने मनमर्जी से हाँ चलाए। भाई। तो ये एक पूरा चेक एंड बैलेंस इसी तरह से है। उसके बाद सत्ता जो है वो पार्लियामेंट के लिए भी जवाबदार है। तो वो भी चीज वहां पर जरूरी थी कि पार्लियामेंट के लिए कैसे वो जवाबदार है, और पार्लियामेंट से उनको केस जो भी कानून पास करके लेना है और उसको जवाबदारी देनी है, जवाब देना है, वो एक मैकेनिज्म बनाया गया। फिर उसके बाद हमने हमने राष्ट्रपति की व्यवस्था नहीं बनाई है। जैसे कि अमेरिका में होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यहाँ पर जो चुनाव होता है हम संसद चुनते हैं, और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जिस तरह से आज देश में है कि एक व्यक्ति के नाम पर पूरे वोट मांगे जाते हैं, एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर, ये हमारे संविधान के अनुसार नहीं है। हमारा आज कोई भी जो भी लोकसभा सदस्य है या जो भी हमारा जनप्रतिनिधि है, उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। वो अपनी बात नहीं रख सकता है अपने हिसाब से। उनको कहा जाता है कि आप तो किसी एक नेता के चेहरे पर चुन के आए हैं, और आपका कोई रिलेवेंस नहीं है, आप खाली एक नंबर हो, और जैसे जैसे आपको बोला जाएगा उसी तरह से आपको पार्लियामेंट में बिहेव करना पड़ेगा। इस तरह का जो आज बन गया है, तो क्या यही था कि हमने तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनाई थी, लेकिन आज ये किस तरह से ये डेमोक्रेसी प्रेसिडेंस की तरफ जा रही है और उस दिशा में काम होता जा रहा है। तो ये भी हमको देखना है कि डेमोक्रेसी में सिर्फ एक व्यक्ति, या राहुल गांधी हो या मोदी हो, या एक व्यक्ति सेंट्रिक पूरी राजनीति होती जा रही है। तो यही क्या हमारा उद्देश्य था? तो ये एक हमारे सामने सवाल है। तो संविधान के बारे में जो बातें रखनी है, तो एक तो यह है कि हमारा संविधान में बहुत उसको अलग अलग डिवीजन किए गए हैं। सबसे पहला है महत्वपूर्ण, जो चैप्टर 3 है, वो फंडामेंटल अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार हैं, जो भारत के हर एक नागरिक को दिया गया है। और ये कई जगहों पर तो ये अधिकार जो है, भारत में रहने वाला कोई भी हो, चाहे वो भारत का नागरिक हो या नहीं हो, उसको भी कई ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो उसको भी मिले हुए हैं। अगर कोई विदेशी है, विदेशी को कोई पुलिस बिना केस बनाए, बिना किसी तरह से प्रक्रिया किए उसको जेल में नहीं डाल सकती है, उसको भी वैसे ही अधिकार है संवैधानिक, जैसे कि भारतीयों को है। तो ये है, तो इसमें बहुत सारे प्रोविजन है, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार। अभी समानता का अधिकार, ये जब अधिकार होता है तो मतलब स्त्री को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए, पुरुष को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए, बच्चे को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए, आदिवासी को भी मिलना चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं है। समानता का अधिकार मतलब एक समान लोगों के लिए एक समान अधिकार। अगर लोगों के बीच में असमानता होगी, तो फिर जो जो दबा हुआ है, जो पिछड़ा हुआ है, जो ऐतिहासिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से पीछे रह गया है, उसको बराबरी पर लाने के लिए स्पेशल प्रोविजन करने होंगे। वो उसको आवाज आ गई। भारत ने समानता माना है, उसको हमारे संविधान ने समानता माना है। जैसे महिला पुरुष को समानता का अधिकार मतलब बराबर का एक महिला कर दे, पुरुष बंद को कर दे, नहीं है। बंद कर। महिलाओं के लिए स्पेशल अधिकार जो है वो बनाए गए हैं। तो रिजर्वेशन जो है, जैसे कि लोकल सेल्फ बॉडी में अभी 50% तक कई जगह पर रिजर्वेशन है, तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन सीट रखी गई है। पार्लियामेंट में भी महिलाओं को रिजर्वेशन लाने की बात कर रहे हैं। महिलाओं के लिए स्पेशल कानून बनाए गए हैं, बच्चों के लिए स्पेशल कानून बनाए गए हैं, SC ST के लिए स्पेशल कानून बनाए गए हैं। तो ये इस दिशा में भारत को लेके जाने के लिए ये सब प्रोविजन किए गए हैं कि आखिर में जाकर सभी लोग जो है, जो पीछे रह गए हैं, वो भी बराबरी पर आ सके। इस तरह के प्रोविजन जो है भारत के संविधान में किए गए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फिर उसके बाद इक्वलिटी, फिर उसके बाद
जो है हमें बोलने का अधिकार है, हमें यूनियन बनाने का अधिकार है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है। ये सारे अधिकार जो है कि एक लोकतंत्र को सही तरीके से चलने के लिए लोगों को अगर अपना मत देना है तो उनको सही तरह से मत देने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है कि मैं जब तक कोई बोलने का अधिकार नहीं देंगे तो मैं सत्ता के जो कमियां हैं उनको जनता के सामने कैसे रख सकूंगा और जनता को कैसे एजुकेट कर सकूंगा कि ये सत्ताधारी आए थे, इन्होंने ये वादे किए थे, लेकिन आज वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये बोलने का अधिकार, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार, ये सारे अधिकार फंडामेंटल राइट में, मूलभूत अधिकारों में हमें दिए गए हैं। और ये भी एक भारत के संविधान की ये एक खासियत है कि अगर कोई भी हमारा फंडामेंटल अधिकार या मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं कि देखिए, सरकार की ये जवाबदारी थी कि हमें शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, तो शिक्षा का अधिकार देने का काम, अगर स्कूल नहीं है हमारे गांव में तो हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमारे गांव में स्कूल नहीं है और जो नजदीक का स्कूल है वो कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर है और बच्चे वहां पर नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमारे गांव में ही स्कूल होना चाहिए। ये जो हमारा मूलभूत अधिकार है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसमें जा सकते हैं। और अगर गांव के लोग नहीं जा सकते हैं तो कोई दूसरा भी जा सकता है। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में डेवलप किया गया। तो बहुत सारे अधिकार जो संविधान में हमें दिए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनको एक्सटेंशन किया है। तो पहले कहीं पर भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन आज शिक्षा का अधिकार भी बाद में अमेंडमेंट करके उसको मूलभूत अधिकार में लाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है कि शिक्षा का अधिकार भी मूलभूत अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी का अधिकार भी मूलभूत अधिकार उन्होंने बना दिया है। तो ऐसे डेवलप भी होने का चीजें होने लगी। और तीसरा एक जो मुद्दा है जो भारत के संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता है, वो एक सपना भी है कि ये भारत कैसे होगा, किस दिशा में जाएगा और भारत का स्वरूप कैसे होना चाहिए, हम कहाँ पर बढ़ना चाहिए। तो सरकार ये नहीं कह सकती है कि हम आए हैं, हम कैसे, जैसे भी हमको सत्ता चलानी है हम चला सकते हैं, कोई भी हमारे ऊपर बंधन नहीं है। हमारी आर्थिक नीति क्या होगी वो हम डिसाइड करेंगे, हमारी दूसरी नीतियां क्या होगी वो डिसाइड करेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता है, जनता डिसाइड करेगी 5 साल के बाद। ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में साफ तौर पे कहा है कि हमारा देश किस तरह से जाएगा। कोई भी सरकार ऐसी नीतियां नहीं बना सकती है जो गरीब को गरीब ज्यादा बना दे, अमीर को अमीर ज्यादा कर दे। ऐसी नीति नहीं बना सकती है वो आर्थिक नीति, क्योंकि संविधान में यह लिखा हुआ है कि ऐसी नीतियां बनानी पड़ेगी जो हैव और हैव नॉट के गैप को कम कर सके, अमीर और गरीब के गैप के जो खाई है उसको कम कर सके। उसी दिशा में सरकार कानून बना सकती है। तो इस तरह से कई प्रोविजन है। शायद मैं बहुत लंबा हो रहा है, मैं अपने आप को वापस कम करता हूँ। तो इस तरह की नीतियां बहुत सारी, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अगर आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को तो वो पूरी तरह से हमारा देश सोशलिज्म के हिसाब से ही चलना चाहिए, ये हमारे संविधान में है। दूसरा, हमारा अप्रोच जो है वो सरकार का अप्रोच वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही होना चाहिए, ये हमारे संविधान में साफ तौर पे लिखा है। तो इस तरह के बहुत सारे चीजें हैं जो अभी मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ। तो आज जो चल रहा है, 2 आघात हुए हैं। मैं मानता हूँ कि भारत के संविधान पर हमले, जो 2 मुख्य हमले हुए हैं, एक हुआ है जो 1975 में जो इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लाई है, वो एक भारत पर के संविधान पर हमला करने के तरह ही था। और आज जो नरेंद्र मोदी जिस तरह से सत्ता चला रहे हैं वो भी भारत के संविधान को खत्म करने के दिशा में ही बढ़ रहे हैं। तो जब जब संविधान पे हमले होंगे तो हमको अपनी भूमिका, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि यह हमारा संविधान है। और लास्ट एक बात बोलकर मैं खत्म करता हूँ, समय सीमा बहुत कम है और
ये बहुत बड़ा विषय है। मैं इतना ही बोल, सिर्फ आपसे ये सवाल है कि क्या भारत की जनता चाहेगी? तो वो, एक तो मैं ये बता दूं कि भारत के संविधान को लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मतलब एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के अनुसार अपने आप को बदलने का अधिकार रखता है। इसलिए भारत में संविधान में को अमेंड किया जा सकता है। अमेंडमेंट का प्रोविजन भारत के संविधान के अंदर ही है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या भारत की जनता पार्लियामेंट में सारे लोकसभा सदस्य भेजती है और वो सारे एक साथ मिलकर ये कहते हैं कि हम भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बदल देना चाहते हैं, या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मूलभूत परिवर्तन करना चाहते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? ये तो देश की जनता कल देश की जनता ये डिसाइड करती है कि ऐसा ही करना है। तो क्या यह हो सकता है क्या? क्योंकि देश तो जनता के हिसाब से चलना चाहिए। अगर जनता ने ये तय कर लिया है कि हमको बदलाव लाना है तो क्या वो कर सकती है? तो उसका जवाब जो है कि भारत की जनता भी भारत के बेसिक स्ट्रक्चर को, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती है। इसलिए केशव नंदन भारती के जजमेंट में संविधान ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर यानी भारत लोकतंत्र ही रहेगा, भारत सेकुलर ही रहेगा, भारत धर्मनिरपेक्ष रहेगा, भारत सोशलिस्ट रहेगा और रूल ऑफ लॉ चलेगा। तो ये, और भारत में जो मूलभूत अधिकार है वैसे रहेंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और भारत में किसी भी सरकार के पास कितनी भी मेजोरिटी आ जाए वो वहां नहीं कर सकता है। लेकिन उसको बदलने के लिए कोशिशें चल रही है। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदन भारती का तो जजमेंट दे दिया, लेकिन उसके बाद ये कोशिश होगी कि सारे जुडिशरी पर अपना कब्जा कर ले और कल ये जो जजमेंट था उसको पलट दे, और ये कोशिश हो कि बेसिक स्ट्रक्चर को भी चेंज किया जा सकता है। तो वो दिन नहीं आए, इसके लिए हमको काम करते रहना पड़ेगा। और आपने इतनी देर तक मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शकील साहब ने जितनी विनम्रता से और जितने स्पष्ट तरीके से आज संविधान पर अपने विचार रखे और हम सभी लोगों का ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए आपका खूब खूब आभार। बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से आपने अपनी बात समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। तो अभी मैं इनवाइट करता हूँ देवेंद्र शर्मा जी है शायद यहाँ पर। हाँ, देवेंद्र शर्मा जी है, वो अगर कुछ बातें रखना चाहें। सभी हमारे उपस्थित जूम कार्यक्रम में, मीटिंग में सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हमारे आज के अतिथि आदरणीय शकील जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तार पूर्वक संविधान की बारे में बताया, देश की समरूपता के बारे में काफी अच्छे से बताया है। मैं थोड़ा सा इसमें कुछ बातें और जोड़ना चाहूंगा। किसी भी देश को चलाने के लिए एक विधान की आवश्यकता होती है, एक नियमावली रहती है जिसके आधार पर देश चलाया जाता है। तो आजादी से पहले ही जब हमारी लड़ाई चल रही थी आज अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों से आजाद होना कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था। कि अंग्रेज जो बात बताई वहाँ थोड़ा बहुत मैं संशोधन करूंगा। कांग्रेस जनों के अंदर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंदर ये भाव नहीं थे कि सिर्फ अंग्रेजों से आजादी मिले। कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि राजा का जन्म रानी के गर्भ से ना हो, जनता के बीच में से हो। तो व्यवस्था परिवर्तन, जो ऊंच नीच था, गरीब अमीर था, कुछ जो है धर्म से संबंधित थे, जाति से संबंधित थे, जो विभिन्नता थी उसको समरूपता में कैसे बदलें, एक जनता का और एक नागरिक का अधिकार क्या हो, वो हमारे कांग्रेस जनों की एक महत्वपूर्ण बात उनके अंदर थी।
इसके अंतर्गत ही संविधान की जो रचना हुई, तो 300 लोगों ने लगभग 3 साल, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 साल में सिर्फ 12 दिन कम होते हैं, उन्होंने उस समय तक उसका लंबा डिस्कस हुआ, एक एक पॉइंट पर लगातार उन्होंने डिस्कस, एक बिंदुवार किया और संविधान को यहाँ तक लाए। जैसा शकील जी ने कहा कि उसकी मूल भावना प्रभावित नहीं हो, ये हमारा उद्देश्य था। थोड़ा सा मैं शकील वकील साहब से असहमत हूँ, जो इन्होंने कहा इमरजेंसी में थोड़ा संविधान को पूरा ध्यान नहीं रखा। संविधान की कुछ बातें देश को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए हमको प्रेरित करती हैं कि जब कुछ नेता वहां पर उस समय आपातकाल के समय देश की सेना को उकसाने का कार्य कर रहे थे, देश की सेना किस तरीके से प्रभावित हो उससे, और पाकिस्तान में जैसा होता था वैसा यहाँ पर एक तरह से आक्रोश पैदा हो जाए और सत्ता परिवर्तन के लिए सेना आगे आए, ये सब करना चाहते। ऐसी परिस्थिति में देश वह कमजोर होता, और कमजोर होता तो जरूर कहीं ना कहीं प्रभावित होता और देश को विभाजन की स्थिति बन सकती थी। इसलिए इमरजेंसी लगाई गई। ये बात सही है कि इमरजेंसी में कुछ खामियां रही होंगी, इससे डिने नहीं करा जा सकता। इसे हम सहज रूप से ये बात स्वीकारी गई है कांग्रेसियों द्वारा कि इमरजेंसी में ये नियमों में पालन करने वाले जो नियम थे, उनमें अधिकारियों का, कर्मचारियों का कुछ ऐसा बिहेवियर रहा होगा जिससे आम जनता प्रभावित नहीं हुई। लेकिन मूल अवधारणा थी वो ये थी कि सत्ता का परिवर्तन जनता के द्वारा, सेना उसमें इन्वॉल्व ना हो। दूसरा जो विधान, संविधान का मतलब होता है वो होता है संविधान। जितने भी देश के नागरिक हैं, जैसे ही जन्म लेते हैं, वो उस हक के लिए अपनी पूरी प्रायोरिटी रखते हैं और हक उनका बनता है कि वो देश में नागरिक होने के बाद देश के सारे संसाधनों पर, देश की सारी व्यवस्था पर, देश की सारी राजनीतिक और सैन्य पहलुओं पर उसका समान अधिकार हो। बहुत सारी बातें उन्होंने अच्छे से, शकील सर ने अच्छे से बताई हैं, और उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से और अपनी कांग्रेस परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और जो वर्तमान सरकार के बारे में जो बोला, उसमें 19 एक दिन में 15 मिनट में 19 प्रस्ताव संसद में बिना बहस किए पास हुए। कुछ बहुत सारी और ऐसी जीएसटी, नोटबंदी, आज आधी रात से शुरू, इस तरह की जो हिटलर शाही जो विचारधारा है उसमें और उस हमारी कांग्रेस विचारधारा में बहुत अंतर है। और आज हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से हमला कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है, आवाज उठाता है, तो ईडी, सीबीआई, सीआईडी और अन्य तरीके से उस पर हमला करके उसे शांत करा दिया जाता है, डरा दिया जाता है। बहुत सारी पार्टियों के अध्यक्ष जो बेबाक टिप्पणी करके बोलते थे, संविधान पर, अंबेडकर पर बड़ी गर्व महसूस करके बोलते थे, आज डर की वजह से यूपी ही नहीं पूरे देश में वो डर का माहौल बना दिया कि बोल नहीं पा रहे। तो ये संविधान की ही ताकत है कि हम आप इस मीटिंग को कर पा रहे हैं, और हमारे जो अग्रज थे, पुराने नेता थे, उनकी बदौलत ही हम इस यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप सबको इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुनः शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जी आदरणीय देवेंद्र सर, बहुत बहुत आभार। और आप तो स्वयं ज्ञान के झरने जैसे हैं, तो जब भी आप कोई बात हमारे बीच रखते हैं या कहीं पर भी, तो निश्चित तौर पर हम सभी के ज्ञान में समृद्धि आती है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने इसको निष्कर्षित किया। धन्यवाद। और भी साथी अगर कोई? जी। मैं आप सबसे सीखता हूँ, मुझे इस तरीके से न कहा जाए, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। मैं आप सबसे सीखता हूँ बहुत ही। मैं खासकर जो नवयुवक हैं, हमारे टीनेजर्स, इनसे मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है और मैं ताकत मिलती है कि मैं काम करूँ।
कबीर जी, कमलजीत सिंह जी रानौत जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको इनवाइट किया जाए। अच्छा अच्छा, ओके। धन्यवाद। मेरा नाम कमलजीत सिंह रानौट है। मैं भी पेशे से एडवोकेट हूँ। आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई, बहुत बहुत बधाई। मैं थोड़ा सा इससे हट के बोलूंगा। हमारे साथी ने बताया कांग्रेस का रोल बहुत अच्छा था और वो क्या चाहते थे। और यहाँ पे इस धरती पे, भारत की धरती पे बहुत सारे कंट्री आए। तो एक पॉइंट और थोड़ा पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा कि क्या कारण था कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ ये सारी बगावत हुई, सारी बातें हुई, जिसका रिजल्ट हमारा संविधान आया। इससे पहले मुगलों ने 800 साल राज किया, अपनी मर्जी से किया। हाँ, 800 साल राज किया था। कोई बगावत नहीं हुई इस तरह से। एक पॉइंट तो ये था। ये भी हमें देखना कि ऐसा क्या हो गया था कि इस वक्त ये बगावत हुई। उससे 800 साल में कोई बगावत नहीं हुई, बल्कि उनके साथ रोटी बेटी का भी रिश्ता हमारा रहा। हम साथ मिलके उनके साथ काम करते रहे, तो हमारे को कोई परेशानी नहीं आई। तो पॉइंट ये आया कि जब अंग्रेज इस देश में आए, सिविलाइज लोग थे। मैं भारत का पहलू तो एक्सेप्ट किया ही है, जो हुआ वो ठीक हुआ, संविधान बहुत अच्छा बना। मैं उससे पहले जाना चाहता हूं। उनका एक कसूर था कि उन्होंने सबसे पहले इस देश में सिविलाइजेशन लाया। जो उनसे पहले इस देश में, इस जितना भी, मैं तो एक जो ज्योग्राफिकल इसको कंटिनेंटली कहता हूं, कंट्री तो था नहीं। एवरी किंग इज ए सॉवरेन कंट्री, देयर वाज नो इंडिया। महाराजा जयपुर, महाराजा जोधपुर, महाराजा पटियाला, एवरी वन, एवरी कंट्री, एवरी स्टेट वाज ए सॉवरेन कंट्री। और दे डोंट बिकम टुगेदर, वो इकट्ठे नहीं हो सकते थे, ना होना था उनको। तो किसी ने कोशिश नहीं करी। जो राजतंत्र था, जो मुगलों का था, वो मार पीट करके, किसी से लड़ाई करके मर्ज कर लिया जाता था, लेकिन कंट्री नहीं बनता था। उनकी इच्छा के बगैर ही उनको अपने अधीन करके इस तरह से अव्यवस्था चल रही थी। व्यवस्था तो थी नहीं इस देश पे। आज भी जो झगड़ा है, जैसा हम बोल रहे हैं, संविधान में एक व्यवस्था का प्रारूप दिया गया। जैसे हमारे प्रीवियस वक्ता ने कहा, समाजवाद की बात हमने कही, संसाधनों पे सबका अधिकार होना चाहिए। ये हमने लिखा था नहीं। क्यों लिखा? क्योंकि समाजवाद नहीं था, सबकी बराबरी नहीं थी, इसलिए तो लिखा। पहले कोई चीज कारण होता, उसके बाद हम उसका हिसाब बनाते कि नहीं ये गलत है, ऐसा होना चाहिए। तो ये जो हमारा संविधान थी, ये जो उन्होंने एक प्रेरणा दी। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम कोई नहीं था। ये सारी यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो जितनी एंशियंट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने स्टार्ट करी अंग्रेजों ने। हमारा कहना है कि जब एजुकेशन आती है तो हमारे को ज्ञान आता है, बुद्धि आती है। तो ये सबसे कल्याणकारी काम अंग्रेजों ने किया कि पहले तो उन्होंने यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था को सुधारा। आप सारे जितने मान्यवर बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, इससे पहले हमारा कोई एजुकेशन सिस्टम, ये जो यूनिवर्सिटी सिस्टम आज का है, बेस्ट है। और इससे पहले इस तरह का बेस्ट सिस्टम कोई था नहीं। आज की यूनिवर्सिटी में हमारा कम से कम ये लिखा हुआ हिसाब है कि सबको हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। कोई फीस दे सकता है या नहीं दे सकता, तब भी हमारे संविधान में लिखा, उसको भी हम एजुकेशन का इंतजाम करना, जो पहले ऐसा कभी था नहीं। ये अंग्रेजों ने किया। तो वो जहां से हमारे लोगों को ले जाकर लंदन, स्कूल ऑफ लंदन में पढ़ाने ले गए, क्योंकि जहां तो सिस्टम नहीं था उनके टाइम में। और जब हमारे लोगों को महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, ऐसे बहुत सारे लोग वहां जब पढ़ने गए, और जब उन्होंने चकाचौंध, जैसे जब मेरा लैंप जल रहा, जहाँ इतना फ्लैट वास्ट पड़ा, वहां पे लाइट पड़ा कि दिस इज अ रियल लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग है, जब वहां से है कि ये लाइफ होनी चाहिए। ये एजुकेशन से आया। आज भी हम जो बोल रहे हैं, हमारे सामने पहले हमारे सीनियर एडवोकेट बोल के, वो एजुकेशन से बोल रहे हैं ना। जो व्यवस्था हम प्रज्यूम कर रहे हैं, या होनी चाहिए, या हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसी की तो बात कर रहे हैं, जो पहले नहीं थी। जब हमारे पुरखों ने वहां पर जाके देखा कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ना तो कोई कंट्री है, ना कोई व्यवस्था है, ना किसी कोई समानता है, अव्यवस्था है। तो वो जो ये जो आया, जो नीचे से, ना संविधान हमारा नीचे से आवाज नहीं आई, नीचे तो अनपढ़ता थी, जंगल राज था। ये ऊपर से आया, जब लोग पढ़ के आए तो उन्होंने ये फैसला किया कि हमारे यहाँ जो भी लॉ है, जब मनुस्मृति है, या इवन सनातन भी है, सनातन में गैर बराबरी है।
तो ये गैर बराबरी, जितने धर्म, जितने कस्टम, जितनी परंपराएं, ये सब गैर बराबरी की बात करते हैं। और हमारे महापुरुषों ने सोचा, आजादी की तो बात आपने कर ली है, वो कैसे हुआ क्या हुआ मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता, मैं संविधान पे ही बात करता हूँ क्योंकि समय भी कम है, ज्यादा नहीं लूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए, हम कोई जबरदस्ती जहां रहने नहीं आए। बड़ा डीपली सोचना, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। तो अगर हम चले जाएंगे जहां, तो कोई दूसरा आ जाएगा। अब मैं एक में पॉइंट और कर दूं कि ये मिलिट्री सिस्टम जो बाउंड्री की रक्षा करेगा, ये हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई भी चल के, जितने भी मैंने आपका फ्रांसीसी आए, जैपनीज आए, मुगल आए, उनको कोई वहां पे वो बाढ़ नहीं लगी हुई थी, वो तो आए। और इसमें आगे कोई रुकावट करने का हमारे यहाँ कोई मिलिट्री सिस्टम था नहीं, सिस्टमेटिक। मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता हूँ, वो भी एक लंबा सब्जेक्ट है कि मिलिट्री सिस्टम, उन्होंने एक मिलिट्री सिस्टम भी हमारे को बना के दिया, जिसको हम आज भी मेंटेन कर रहे हैं। एनी हो, तो जब ये चीजें हमने से जहां देखी कि बड़ा अच्छा सिविलाइज जो हमारे पुरखे थे, तो फिर उन्होंने ये प्रारूप बनाया कि हमारा देश कैसे चलेगा। ओके, और कैसे चलेगा उसको संविधान का रूप दिया गया। उसमें लिखा गया ऑल आर इक्वल, किसी के ऊपर क्षेत्रीय बेस पे, लिंग बेस पे, जाति बेस पे, धर्म बेस पे कोई भेदभाव नहीं होगा। और ये डिसाइड किया, जैसे मेरे प्रीवियस वक्ता ने कहा, कि कोई नीचे से भी आएगा तो वो कम से कम इस संविधान की हम शपथ लेते हैं कि हम जो काम करेंगे चुनकर आ गए हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से चलेंगे। मैं मनुस्मृति से नहीं चलूंगा, मैं ग्रंथ साहब से नहीं चलूंगा, मैं रामायण से नहीं चलूंगा, मैं गीता के हिसाब से नहीं चलूंगा, जिसके हिसाब से हमने अपने देश को चलाना है। जैसे मेरे प्रीवियस वक्ता ने भी कहा कि ये इसको हम, इस व्यवस्था को जो इसमें संविधान में हमारे को दी है, हम इसको नहीं बदल सकते। एक बात, लेकिन किसको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी? वो ठीक है, वोट के हिसाब से सरकार बनाएंगे, वो कौन आदमी इसकी जिम्मेवारी लेगा कि इस बुक को, संविधान को कौन लागू करेगा? वो एक सरकार बनेगी, उसको लागू करना होगा। लेकिन वो फिर वो चाहे किसी भी जाति से चुन के आ जाए, चाहे हिंदू से आ जाए, चाहे मुसलमान से आ जाए, चाहे सिख से आ जाए, फिर वो अपनी व्यक्तिगत जाति के हिसाब से देश को नहीं चला सकता। उसको अगर देश को चलाना तो संविधान से चलाना होगा। तो मेरा ये कहने का है कि आज जो हमारे राहुल गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी कह दें संविधान खतरे में है। संविधान में जैसे कहा है कि अमेंडमेंट का राइट है, लेकिन अमेंडमेंट का राइट है कि बेसिक फंडामेंटल राइट को नहीं बदला जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जाएगा। लेकिन आज मोदी ने, आदरणीय मोदी साहब प्रधान जी ने, उन्होंने सारी संस्थाओं का सत्यानाश कर दिया और सारे अदारे जो है, जो गवर्नमेंट के अदारे थे, उनको सस्ते भाव में अपने दोस्तों को बेच दिया। और सारी जपत पूंजी जो है, करोड़ों रुपए के उन्होंने दफ्तर बना लिए और आज देश का संविधान के खिलाफ हो गए। इसलिए राहुल जी कह रहे हैं कि इस संविधान की आज लड़ाई हम लड़ रहे हैं और वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। और थोड़ा सा मेरा भाषण लंबा हो गया, मैं पहली बार आपके बीच में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद बढ़िया, सर। बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। और क्या, और कोई कुछ कहना चाहता है इसमें? एक्चुअली मैंने दोनों भी बहुत आने ध्यान से सुना। शॉर्ट बस में दो, कहिए सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बस दो दो बातें बोलना चाहूंगा मैं। एक बात ऐसी कि एक दौर कांग्रेस का था कि जिस दौर में हमें संविधान पे काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस संविधान पे काम कर रही थी। लेकिन आज का दौर कांग्रेस के खिलाफ है, आज का दौर संविधान के खिलाफ है। तो आज हम सबको संविधान सर पे उठाकर समाज में जाना बहुत जरूरी है। हालात ऐसे है कि लोगों ने सिर्फ संविधान ऊपर से देखा है, ना ही किसी ने पढ़ा है, ना ही किसी ने समझा है, और ना ही किसी के घर में संविधान है। तो सबसे जरूरी ये है कि कुछ ऐसी फंडामेंटल बातें हो, जिसका एक छोटा सा कुछ तो भी ऐसा पॉम्पलेट टाइप ऐसा कुछ तो भी निकले। और हम कोशिश करें कि हो सके उतने लोगों तक कम से कम, यानी जो संविधान की जो प्रस्ताविका वगैरह है ना, तो अगर उतना भी हम पहुंचाते हैं लोगों की तरफ, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, ऐसी मेरी राय है। थैंक यू अशोक सर।